नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टडी विद शक्ति में आपका हार्दिक स्वागत है। और हम देख रहे थे वर्णमाला, और वर्णमाला में हम स्वरों को देख चुके थे और व्यंजन के कुछ भाग हम पढ़ चुके थे। हम बता चुके थे पिछली ही क्लास में कि व्यंजन क्या होते हैं, व्यंजनों को कितने भागों में बांटा जाता है और व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। यहाँ तक कि हम देख चुके थे कि जो हमारे व्यंजन हैं उन्हें 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें से हम 2 कंप्लीट कर चुके थे। पहला हमारा स्पर्शी व्यंजन था और दूसरा अंतस्थ व्यंजन था। और आज हम बात करेंगे तीसरे की, और तीसरा है ऊष्म संघर्षी व्यंजन। ऊष्म संघर्षी व्यंजन। यदि हम बात करें ऊष्म संघर्षी व्यंजनों की, तो ऊष्म संघर्षी व्यंजन वो होते हैं जो विशेष ऊष्मा के कारण बोले जाते हैं, उन्हें ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। यानी वे वर्ण जो विशेष ऊष्मा के साथ या कारण बोले जाते हैं उन्हें हम ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहते हैं। और ऊष्म संघर्षी व्यंजनों की संख्या 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। और कौन से होते हैं? होते हैं तीनों से, यानी बड़ा वाला से, पिचरासे वाला से, छोटा से और है। ये होते हैं हमारे ऊष्म संघर्षी व्यंजन। और यदि हम इनके उच्चारण स्थान की बात करें, उच्चारण स्थान, तो मैंने आपको पिछली ही क्लास में बता दिया था, जो हमारा स है ये बोला जाता है तालु से, और श बोला जाता है मूर्धा से, या हम कह सकते हैं मूर्धन्य से, और छोटा स बोला जाता है दंत से, और है बोला जाता है कंठ से, या फिर कंठ का भीतरी भाग। ठीक है, ये होते हैं हमारे ऊष्म संघर्षी व्यंजन। यदि हम बात करें कि ऊष्म संघर्षी व्यंजन अल्प प्राण होते हैं या महाप्राण, अघोष या सघोष, तो हमें ध्यान रखना है कि जो हमारे तीनों स होते हैं ये अघोष होते हैं। क्या होते हैं? अघोष होते हैं। और अघोष के साथ साथ ही इन्हें हम महाप्राण कहते हैं। क्या कहते हैं? महाप्राण। लेकिन जो है होता है केवल ये होता है सघोष, और सघोष होने के साथ साथ यही महाप्राण होता है। ये भी क्या होता है? महाप्राण। यानी जो हमारे ऊष्म संघर्षी व्यंजन हैं वो सभी के सभी महाप्राण होते हैं, लेकिन जो है वो केवल सघोष होता है, बाकी सब अघोष होते हैं। यदि हम बात करें नंबर 4 की, यानी जो हमारे 5 भागों में बांटे गए थे, जिसमें से नंबर 4 आता है हमारा द्वित्व व्यंजन, यानी द्विगुण व्यंजन। क्या आता है? द्विगुण व्यंजन। यदि हम बात करें द्विगुण व्यंजनों की, तो यहाँ पर है दिव माने हैं 2, और गुण आप जानते हैं, या तो हम धर्म कह सकते हैं या फिर गुण कह सकते हैं। तो अर्थात वे व्यंजन जिनके 2 गुण पाए जाते हैं उन्हें हम द्विगुण व्यंजन कहते हैं। और द्विगुण व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। और कौन से होते हैं? ये एक होता है डे और दूसरा होता है ढे। यदि हम इनके उच्चारण स्थान की बात करें, तो उच्चारण स्थान दोनों का ही मूर्धा से होता है, यानी मूर्धन्य से होता है, और दोनों के दोनों ही सघोष होते हैं। क्या होते हैं? दोनों के दोनों ही सघोष होते हैं। लेकिन जो डे होता है ये अल्प प्राण होता है। क्या होता है? अल्प प्राण। और जो ढय होता है यह महाप्राण होता है। क्या होता है? महाप्राण। और इन्हें ही द्विगुण को ही हम क्या कहते हैं? उत्क्षेपित कहते हैं। इन्हें ही ताड़नजात कहा जाता है। यानी इन्हें ही हम क्या कहते हैं? द्विगुण व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, ताड़नजात व्यंजन कहते हैं। और इन्हें ही कहते हैं अतिरिक्त व्यंजन
और अतिरिक्त के साथ साथ ही इन्हें कहा जाता है विकसित व्यंजन। आपको ध्यान रखना है कि हम इन्हें 5 नामों से जानते हैं: दिवगुण व्यंजन, उच्छिप्त व्यंजन, ताड़नजात व्यंजन, दिवगुण व्यंजन, अतिरिक्त और विकसित व्यंजन। ठीक है, ये यदि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि तालु, मूर्धन्य, दंत्य और औष्ठ्य क्या होता है, उसी के साथ साथ मैंने आपको बताया था कि अघोष और महाप्राण क्या है। अघोष वे वर्ण होते हैं जिनके कंपन नहीं होती और सघोष जिनमें कंपन उत्पन्न होती है। महाप्राण क्या होता है, यानी महाप्राण वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में हवा अधिक मात्रा में निकलती है और अल्प प्राण वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में हवा कम मात्रा में निकलती है। बात करते हैं नंबर 5 की, और नंबर लास्ट है हमारा जो व्यंजन का भाग है, 5वां भाग है हमारा संयुक्त व्यंजन। नंबर 5 है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, यदि हम बात करें संयुक्त व्यंजन की तो पहले हमें पता होना चाहिए कि संयुक्त क्या होता है। तो संयुक्त क्या है, ऐसा मान लीजिए यदि मैं एक बीकर लूँ, यानी अर्थात एक बर्तन लूँ और उस बर्तन में मैं पानी डाल दूँ। क्या डाल दूँ? पानी डाल दूँ। जब मैंने इसमें पानी डाला तो क्या हम इसे संयुक्त कह सकते हैं? ये इसे हम संयुक्त नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें केवल क्या है, पानी पानी है। लेकिन यदि मैं यहाँ पर इसी में चीनी डाल दूँ तो हम कहेंगे यह संयुक्त हो गया। यदि मैं इसमें नमक और डाल दूँ तो ये क्या हो गया, ये संयुक्त हो गया। यदि इसमें मैं एक पदार्थ और डाल दूं तो भी क्या कहलाएगा, संयुक्त कहलाएगा। हमें पता चला जब इसमें केवल पानी पानी था तो यह संयुक्त नहीं था, लेकिन जब इसमें एक से अधिक पदार्थ मिलाए तो यह क्या कहलाने लगा, संयुक्त मिश्रण कहलाने लगा। उसी प्रकार यहाँ पर संयुक्त व्यंजन है तो हम कहेंगे वे व्यंजन जो 2 या 2 से अधिक वर्णों की सहायता से मिलकर बने होते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और आपसे कहा जाए संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। यानी संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। और कौन सा होते हैं? एक होता है क्षय, एक होता है त्रय, एक होता है ज्ञ और एक होता है श्रय। यदि हम बात करें ये किसकी सहायता से मिलकर बने होते हैं, तो ये बना होता है आधा कै प्लस सै की सहायता से। यदि हम त्रय की बात करें तो त्रय बना होता है आधा तय प्लस रै की सहायता से। यदि हम ज्ञ की बात करें तो यह बना होता है आधा जय प्लस अनय की सहायता से। और यदि हम श्रय की बात करें तो यह बना होता है आधा सै प्लस रै की सहायता से। लेकिन आपको ध्यान रखना है, यदि आपको ऑप्शन में ये नहीं दिए जाएं तो हम इन्हें कर सकते हैं। ये बना होता है आधा कै प्लस आधा सै प्लस ए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो हमारा पूरा व्यंजन होता है वह स्वतंत्र नहीं होता, उसमें ए छिपा रहता है। तो हमने इसे भी आधा करा और यहाँ से ए निकाल दिया। उसी ही प्रकार जब हम इसे करेंगे तो आधा तय प्लस आधा रै प्लस ए की सहायता से मिलकर बनेगा। और ये भी ऐसे ही आधा जय प्लस आधा अनय प्लस आधा यानी ए। यदि हम श्रय की बात करें तो आधा सै प्लस आधा रै प्लस ऐसे मिलकर के बना होता है। यदि आपको ऑप्शन में ये दिए जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी कभार कंफ्यूज करने के लिए आपको ऑप्शन में ये ना दे करके इनमें से कोई एक दे देगा और आपसे कह देगा कि 6 का क्रम, जैसे कि पूछ लेगा कि 6 किन वर्णों की सहायता से मिलकर बना होता है, तो ए ऑप्शन देगा आपको आधा कै प्लस आधा सै। और बी ऑप्शन आपको देगा आधा कै प्लस आधा सै प्लस ए। सी ऑप्शन आपको देगा कै प्लस आधा सै। और डी ऑप्शन आपको दे देगा यहीं पर कि कै प्लस सै। तो यहाँ पर
हमने देखा कि कै प्लस सै से नहीं बनता, आधा कै प्लस आधे सै से नहीं बनता, कै प्लस आधे सै से नहीं बनता। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यदि यहाँ पर नोट दे देता नंबर 4 तो यहाँ पर आधे से ज़्यादा बच्चे क्या करते, नोट लगा करके आ जाते। वो ये नहीं सोचते कि यहाँ पर कै को भी आधा करके हम ए निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एग्जामिनर इसी चीज़ का फ़ायदा उठाता है और हमें यानी हमारे नंबर यहीं पर क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो हमें यहीं पर सोचना है कि आधा कै को हम यानी सै को हम आधा करने के बाद ए भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यदि एक बात और मैं आपको यहीं पर बता दूं, आपसे कहा जाए कि संयुक्त वर्ण कितने होते हैं, संयुक्त वर्ण कितने होते हैं। यदि हम वर्ण की बात कर रहे हैं, संयुक्त वर्ण की, तो हमारा आंसर होगा 8। कितना होगा, 8 होगा। क्यों होगा, क्योंकि वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वर और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है व्यंजन। एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। यदि हम संयुक्त स्वर की बात करें तो कितने होते हैं, 4। ऐसे ही संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, 4। तो संयुक्त वर्ण कितने हो गए, 8 हो गए। आपको ध्यान रखना है, यदि आपसे क्वेश्चन कहा जाए कि संयुक्त वर्णों की संख्या कितनी होती है तो आंसर हमें 8 ही लगाना है, 4 नहीं लगाना। लेकिन जब आपसे पूछे कि संयुक्त स्वर कितने होते हैं तो 4 होते हैं, और संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं तो भी 4 होते हैं। ठीक है, बात करते हैं हम जो हमारे महत्वपूर्ण हैं, यानी जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं हमारे वर्णमाला के, उन पर बात करते हैं। यानी वर्णमाला के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं या फिर बिंदु हैं उन पर बात करते हैं। तो देखेंगे वर्णमाला के अन्य बिंदु या फिर प्रश्न, ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं, जो महत्वपूर्ण है भैया। ठीक है, इसी में जैसे कि आपसे कह देगा कि पार्श्विक व्यंजन कौन सा है, पार्श्विक व्यंजन क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पार्श्विक व्यंजन कौन सा होता है। तो आपको ध्यान रखना है, पार्श्विक व्यंजन क्या होता है, लय होता है। ठीक है, यहीं पर दूसरा क्वेश्चन आपसे कह देगा कि लुंठित व्यंजन कौन सा होता है, लुंठित व्यंजन, या फिर आपसे कह दे लुंठित व्यंजन के साथ साथ ही लुंठित व्यंजन या फिर प्रकंपित व्यंजन क्या होता है। तो बात करेंगे प्रकंपित की, तो प्रकंपित यानी हमारा जो जीभ कांपती है, और लुंठित भी क्या होता है, रे। हमारी जीभ का कांपना, और लुंठित व्यंजन क्या होता है, रे होता है। ठीक है, यदि हम बात करें तीसरे पॉइंट की, तो यहीं पर पूछा जाता है वर्तस्य वर्ण। वर्तस्य वर्ण कौन से होते हैं, तो वर्तस्य वर्ण होते हैं यानी से, रे, ले और ने। ये क्या होते हैं, ये कहलाते हैं हमारे वर्तस्य वर्ण। और बात करें हम नंबर 4 की, देखो वर्तस्य वर्ण क्या होते हैं, यानी हमारे गले में 2 झिल्लियाँ पाई जाती हैं, जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो झिल्लियाँ आपस में मिल जाती हैं, जिन्हें हम वर्तस्य कहते हैं। ठीक है, तो ये कहलाते हैं वर्तस्य वर्ण। और बात करें काकल्य वर्ण की, काकल्य वर्ण या फिर स्वर यंत्र मुखी, स्वर यंत्र मुखी वर्ण कौन सा है। यदि हम बात करें स्वर यंत्र मुखी वर्ण की या फिर काकल्य वर्ण की, तो है होता है। ठीक है, क्या होता है होता है स्वर यंत्र मुखी वर्ण या काकल्य वर्ण। ठीक है, यदि हम बात करें नंबर 5 की, तो नंबर 5 हमारा यहीं पर आता है कि आपसे पूछ लेगा कि आगत व्यंजन कौन सा है। आगत व्यंजन, आगत व्यंजन होते हैं जय और फे।
ये क्या कहलाते हैं? आगत व्यंजन कहलाते हैं। और आगत व्यंजनों को ही हम कहते हैं नवीन विकसित ध्वनियाँ। ठीक है। और नंबर 7, यानी यदि आपको पूछे क्या जाए कि आगत व्यंजनों का प्रयोग कहाँ पर होता है, तो अरबी फारसी के जो शब्द होते हैं उनका क्या कहलाता है कि भैया अरबी फारसी के जो शब्द होंगे वही कहलाएंगे हमारे, यानी अरबी फारसी के शब्दों के बीच में जिनका प्रयोग किया जाता है वो आगत व्यंजनों का करते हैं। ठीक है। यदि हम बात करें आगत स्वर की, आगत स्वर, तो आगत स्वर कौन सा होता है? ओ होता है। क्या होता है? ओ। ये क्या कहलाता है? आगत स्वर कहलाता है। यदि हम बात करें, आपसे कहा जाए कि उच्चारण के आधार पर वे वर्ण कितने होते हैं, उच्चारण के आधार पर वर्ण कितने होते हैं, तो उच्चारण के आधार पर यदि आपसे वर्ण पूछे जाएं तो कितने होते हैं? उच्चारण के आधार पर वर्ण होते हैं 45। कितने होते हैं? 45। देख लेंगे कैसे होते हैं। देखो, जो हमारी वर्णमाला है, आपने ये चीज़ नोट कर ली होगी। ठीक है, नोट कर ली होगी तो मैं बता देता हूँ आपको कि वर्णमाला को किस आधार पर रखा जाता है। ये हमारी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, ये ध्यान रखना। यहाँ से क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था कि काकल्य वर्ण क्या होता है, तो काकल्य वर्ण क्या होता है होता है। ठीक है। तो यदि हम बात करें यहीं पर कि जो हमारी वर्णमाला है, इसे जो है 2 भागों में डिवाइड किया गया था। एक था लेखन के आधार पर, था, और दूसरा था उच्चारण के आधार पर। उच्चारण यानी बोलने के आधार पर। ठीक है। लेखन के आधार पर भी हमारे 2 भाग होते हैं, एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। उसी ही प्रकार जो उच्चारण के आधार पर होते हैं वर्ण, वो भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वर और दूसरा ही क्या होता है? व्यंजन होता है। लेकिन यदि हम बात करें लेखन के आधार पर स्वरों की, तो लेखन के आधार पर स्वर होते हैं 13 और लेखन के आधार पर व्यंजनों की बात की जाए तो होते हैं 39। तो लेखन के आधार पर वर्ण कितने हो गए? वर्ण हो गए 52। ठीक है। यदि उच्चारण के आधार पर स्वर की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि उच्चारण के आधार पर स्वर होते हैं 10 और व्यंजनों की बात की जाए तो उच्चारण के आधार पर व्यंजन होते हैं 35। तो उसी प्रकार उच्चारण के आधार पर वर्ण कितने हो गए? 45 हो गए भैया। ठीक है। आपको ध्यान रखना है, यदि आपसे उच्चारण के आधार पर स्वर पूछे जाएं तो 10 होते हैं, उच्चारण के आधार पर व्यंजन 35 होते हैं, और यदि उच्चारण के आधार पर वर्णमाला में वर्ण पूछ ले तो 45 होते हैं। उसी ही प्रकार लेखन के आधार पर व्यंजन 39 होते हैं, स्वर 13 होते हैं और वर्ण कितने होते हैं? 52 होते हैं। लेकिन यहीं पर आपसे यदि एक क्वेश्चन पूछ लेता है, जो कि मैं आगे आपको कराने वाला हूँ शब्दकोश नेक्स्ट क्लास में, वहाँ पर पूछता है कि शब्दकोश के अनुसार वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है। यानी जो हमारा शब्दकोश है, तो शब्दकोश के अनुसार वर्णमाला में वर्ण होते हैं 47। कितने होते हैं? 47। क्योंकि जो हमारा शब्दकोश होता है, इसमें क्या होता है? इसमें 5 वर्णों का प्रयोग नहीं किया जाता और वर्णमाला में वर्ण कितने होते हैं? 52 होते हैं। और जब 5 का प्रयोग नहीं किया जाएगा तो कितने बचेंगे? 47 बचेंगे। तो आपसे कहा जाए कि शब्दकोश के अनुसार वर्णमाला में वर्ण कितने हैं? 47 होते हैं। और अगली क्लास में हम देखेंगे शब्दकोश, जो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। शब्दकोश से एक ना एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, क्योंकि ऐसा है अब UPSSC जो है या फिर UPSI है, यूपी पुलिस है, ज़्यादातर अब क्वेश्चन ऐसी जगह से उठा रहे हैं जहां से हमें कुछ पता ही नहीं चलता कि क्या आने वाला है क्या नहीं आने वाला। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शब्दकोश के साथ। ठीक है। जय हिंद।